अमेंडमेंट की सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज द चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर। इनकम टैक्स रिटर्न के चैप्टर में कुछ चेंजेस हैं। एक तो बिल्कुल नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीआर यू, इनकम टैक्स रिटर्न यू। तो ये जो इनकम टैक्स रिटर्न यू है, यू से फुल फॉर्म है हमारा अपडेटेड। तो आईटीआर यू एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और इसी से रिलेटेड एक सेक्शन और इंट्रोड्यूस हुआ है। आपको याद होगा हम लोग एक टॉपिक करते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसमें सेक्शन यूज होता है सेक्शन 140A। अब वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बाद एक नया टॉपिक जो हमारे पास ये वाला है आईटीआर यू का, ये इंट्रोड्यूस हुआ और आईटीआर यू से रिलेटेड इनकम टैक्स का एक कंसेप्ट आएगा जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके लिए नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ 140B। तो ये 140B जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है और साथ साथ में इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड ये वाला जो सेक्शन है 139(8)A, ये दोनों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ साथ में नया रूल है रूल नंबर 12AC। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस। एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। थियोरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है इसके अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर इस वाले टॉपिक को पूछ सकता है। तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, अच्छे से देखिएगा। देखिए आईटीआर यू इनकम टैक्स रिटर्न का जो टॉपिक है, अगर इसमें एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड पर अगर आपके साथ जाऊं तो चीज़ें और ज़्यादा आसानी से हमें समझ आ जाती हैं। देखिए हमारा प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर के बाद फिर हमारा आता है असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो हमारा है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए मैं पिछले ईयर की बात करता हूँ, नॉट द करेंट प्रीवियस ईयर, तो पिछला प्रीवियस ईयर। जो हमारा पिछला प्रीवियस ईयर था वो था हमारा प्रीवियस ईयर 21-22। दैट मीन्स हमारा असेसमेंट ईयर जो होगा दैट विल बी 22-23। ना मैं पिछले साल की बात क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न आपको भी समझ आ जाएगा। आपने जितनी भी इनकम इस प्रीवियस ईयर में कमाई है उस इनकम को आपने डिस्क्लोज कब करना है? आपने उसे डिस्क्लोज करना है असेसमेंट ईयर के अंदर। आईटीआर वो असेसमेंट ईयर के अंदर आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं जब आप अपनी आईटीआर सबमिशन करते हैं। अब आईटीआर सबमिशन कब होगा? आईटीआर सबमिशन होता है एक पर्टिकुलर ड्यू डेट तक। ये ड्यू डेट क्या है? ये जो ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग ड्यू डेट होती है। आप सबको याद है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 3 ड्यू डेट्स आती हैं। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट है तो 30 नवंबर। अगर अकाउंट्स को ऑडिट करवाने का कंसेप्ट है तो 31 जुलाई। और अगर अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता है तो फिर 31 जुलाई। तो 30 नवंबर ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इस इंटरमीडिएट लेवल पे। 31 अक्टूबर जब आपको अपनी अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और 31 जुलाई जब आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है या कोई सैलरीड क्लास है तो उसके लिए भी। लेकिन मान लीजिए अगर आप इन ड्यू डेट्स तक अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपको टाइम पीरियड दिया जाता है दिसंबर तक का। आपको टाइम पीरियड दिया जाता है दिसंबर तक का। तो 31 दिसंबर ऑफ योर असेसमेंट ईयर आपके लिए लास्ट डेट बन जाती है जब आप अपनी आईटीआर को सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप इस ड्यू डेट तक सबमिट नहीं कर पाए, इन 3 ड्यू डेट्स अगर आप सबमिट नहीं कर पाए, तो फिर आप ड्यू डेट के बाद दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर सबमिशन कर सकते हैं। हाँ, कुछ लेट फीस लगेगी, वो एक अलग मुद्दा है। 234F का लेट फीस है और उसके साथ साथ में 234A का इंटरेस्ट लगता है, वो भी एक अलग इशू है। लेकिन नाउ व्हाट हैपेंस इफ अगर मैं 31 दिसंबर तक भी अपनी रिटर्न सबमिट ना कर पाऊँ तो? देखिए थियोरेटिकली तो हम लोग ये कहते हैं कि साहब कुछ नहीं हो सकता, आप अपनी रिटर्न सबमिशन नहीं कर सकते, ये थियोरेटिकली है। लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, अगर हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, असल ज़िंदगी की बात करें, तो वहाँ पे ये होता है कि हमें अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है। असेसिंग ऑफिसर और कमिश्नर को हमें एक एप्लीकेशन देनी है। कंडोनेशन की एप्लीकेशन जाती है, किसी चीज़ को कंडोन कर देना। कंडोन का मतलब होता है किसी चीज़ को माफ़ कर देना और उसकी देरी अलाउ कर देना। तो जो कंडोन है, उस कंडोन के लिए हम लोगों को एक एप्लीकेशन देनी होती है और एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो उसके बाद जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो हमें इसके बाद भी आईटीआर सबमिशन की परमिशन दे देते हैं।
असल जिंदगी में ये होता है, थ्योरेटिकली तो हम लोग उसको छोड़ दें। लेकिन अब हमारी भारत सरकार ने एक नया कंसेप्ट बना दिया। भारत सरकार ने कहा कि अगर आप इन तारीख तक, इस तारीख तक जो ड्यू डेट है आपकी, अगर आप इस तारीख तक अपनी आईटीआर सबमिट नहीं कर पाते हैं और ये तारीख आपकी बीत गई है, निकल गई है, तो फिर हम इसके बाद भी आपको आईटीआर सबमिशन अलाउ कर देंगे। मैं 1 मिनट के लिए दोबारा से बोल देता हूं, अगर आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर सबमिट नहीं कर पाते हैं तो 31 दिसंबर के बाद भी हम आपको आईटीआर सबमिशन अलाउ कर देंगे। वह उसके लिए नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, आईटीआर यू अपडेटेड। अब इसके अंदर कुछ शर्तें हैं सरकार की। शर्तें ये हैं, जिसके अंदर प्राइम मेन शर्त ये है उनकी कि साहब हम आपके ये जो अपडेटेड आईटीआर है वो अलाउ तब करेंगे, 31 दिसंबर के बाद अलाउ तब करेंगे जब आप सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज करोगे। तो अब आप इतनी बात ध्यान रखना कि सरकार को अपने पैसे की चिंता है। सरकार ये चाहती है कि मेरे को मेरा पैसा मिले और ज़्यादा मिले। अगर आप सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा करके दे रहे हो तो सरकार कहती है कि ठीक है, आप मेरे को ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हो, मैं आपका आईटीआर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आईटीआर अपडेटेड, आईटीआर यू एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहो कि साहब मैं तो आपको, आपका मतलब मैं का मतलब एसएससी और आपका मतलब सरकार, अगर एसएससी ये बोले कि सरकार को कि साहब मैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू देने नहीं वाला, लेकिन मेरी आईटीआर एक्सेप्ट कर लो, तो सरकार कहती है ना, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। ये अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक्स्ट्रा रेवेन्यू, ज़्यादा पैसा सरकार को चाहिए, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा सर कितना एक्स्ट्रा पैसा सरकार को चाहिए। और जब आप एक्स्ट्रा कह रहे हैं तो किसके बेसिस के ऊपर एक्स्ट्रा? भाई एक्स्ट्रा तो तब होना, भाई मान लीजिए अगर मैंने 1 रुपया दिया हुआ है और सरकार के जी मेरे को 1.5 रुपया दो, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, 50 पैसा एक्स्ट्रा हो गया। पर सर इसका मतलब तो कुछ मैंने दिया हो तो उसके ऊपर मेरे को कुछ और देना पड़ेगा। आंसर इज यस। अगर मैंने कुछ ना दिया हो तो जो मेरी लायबिलिटी है उसके ऊपर मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा देना होगा टोटल लायबिलिटी के तौर पर। तो ये कितना एक्स्ट्रा देना है, कब तक देना है, कैसे देना है, किस किस को देना है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, इस पूरी स्कीम में, आईटीआर यू की स्कीम में एसएससी का कोई फायदा नहीं है। सारा का सारा फाइनेंशियल गेन जो है वो गवर्नमेंट का है। सिर्फ एसएससी का गेन अगर है तो वो सिर्फ ये है कि शायद उसको एक आराम से सोने को मिल रहा है, चैन की नींद आ जाए कि हाँ भाई मैंने रिटर्न सबमिट कर दी है और सरकार अब मेरे पीछे नहीं पड़ेगी। तो बस ये इतना चैन एक एसएससी को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा फाइनेंशियल लॉस है एसएससी का बहुत ज़्यादा, और सरकार का फाइनेंशियल गेन है इस स्कीम के अंदर जिसका नाम है आईटीआर यू। तो आइए जरा आईटीआर यू स्टार्ट करते हैं। आईटीआर यू से रिलेटेड हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन 139(8)A, नया सेक्शन है, और उसके साथ साथ में नया रूल है, रूल 12AC। अब यहाँ पे पहला कंसेप्ट मैंने आपके साथ दिया हुआ है कि हु ऑल कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न कौन कौन सबमिट कर सकता है, कौन कौन अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकता है। अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड बाय एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति होगा वो अपडेटेड रिटर्न अपनी सबमिट कर सकता है, किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो चाहे कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे एलएलपी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, 7% से 7% के बारे में बात हो रही है। एनी पर्सन वेदर और नॉट ही हैज फर्निश्ड, वेदर और नॉट ही हैज फर्निश्ड का मतलब चाहे उसने फर्निश किया हो या उसने फर्निश ना किया हो। क्या? ओरिजिनल आईटीआर। तो आपने अपनी मेन आईटीआर, ओरिजिनल आईटीआर, फर्स्ट आईटीआर सबमिशन किया या ना किया हो, बिलेटेड रिटर्न आपने बिलेटेड रिटर्न सबमिट करी हो या ना करी हो, रिवाइज्ड रिटर्न आपने सबमिट करी हो या ना करी हो, आप सब उसके बावजूद, मैं, आप, हम लोग सब, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ओरिजिनल आईटीआर सबमिट करी नहीं करी, रिवाइज आईटीआर करी नहीं करी, बिलेटेड आईटीआर करी नहीं करी, हर सिचुएशन में हर व्यक्ति आईटीआर यू सबमिट कर सकता है। यू से हमारा मतलब है अपडेटेड। इसके साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान रखेंगे टाइम लिमिट कि भाई ये आईटीआर यू कब तक सबमिट हो सकता है।
कि भाई मेरी मर्जी है, जब मैं मुंह उठाऊंगा तब मैं जाके ITR सब यू सबमिट कर दूंगा। सरकार ने कहा नहीं, ITR यू जो अब आप सबमिट करेंगे तो वो कब तक सबमिट कर सकते हैं? अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड एनी टाइम विद इन द पीरियड ऑफ 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 2 सालों तक आप अपनी ITR यू सबमिट कर सकते हैं। अब 2 साल कहां से चेक करना है? प्रीवियस ईयर से चेक नहीं करना, ड्यू डेट से चेक नहीं करना, असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 2 साल का टाइम पीरियड आपको दिया गया है। इसका मैंने आपको उदाहरण में दिया है। फॉर एग्जांपल, अपडेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, असेसमेंट ईयर 22-23, तो असेसमेंट ईयर 22-23 खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 के बाद आपको 2 साल 24 महीने और मिल रहे हैं। दैट मीन्स आप 31 मार्च 2025 तक आप अपना अपडेटेड ITR सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अपडेटेड ITR के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कब ये सबमिशन नहीं हो सकता? भाई अगर सरकार आपको इतना लिबरल पॉलिसी दे रही है कि 2 सालों तक आप अपनी ITR अपडेटेड ITR सबमिट कर दें, चाहे आपने पहले रिटर्न सबमिशन करी है नहीं करी है, बिलेटेड करा नहीं करा, रिवाइज करा नहीं करा, कुछ भी सिचुएशन हो, अगर आपको इतनी लिबर्टी अगर सरकार दे रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस कंट्रोल भी तो करेगी ना। तो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, कुछ ना कुछ कंट्रोल करेगी। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो कंट्रोल क्या है, आइए ध्यान से देखिएगा। इन द फॉलोइंग केसेस, ये जो सारे केसेस हैं, इन फॉलोइंग केसेस अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड। ये केसेस हैं जहाँ पे अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं होगा। और मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, उसको गांठ बांध लीजिए। सरकार कहती है कि आप मेरे को एडिशनल रेवेन्यू दे दो, ITR यू सबमिट कर दो। अगर आप एडिशनल रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं तो भूल जाओ, फिर आपकी ITR यू सबमिट नहीं हो सकती। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब आप इसी बात को, एडिशनल रेवेन्यू वाली बात को अपने मन में बिठा लो और आप ये पॉइंट्स पढ़ो। यू विल फाइंड कि इन सभी केसेस में एडिशनल रेवेन्यू नहीं है, इस वजह से ITR यू सबमिट नहीं हो सकती है। कौन कौन से केसेस हैं? इफ द अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। आप ये कह रहे हो कि साहब मैं अपनी रिटर्न अपडेट कर रहा हूं, या मैंने पहले सबमिट किया मैं दोबारा सबमिट कर रहा हूं, या मैंने पहले सबमिट नहीं किया मैं फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहा हूं और मेरा तो लॉस आ रहा है जी। अब आप सोचो, अगर आपका लॉस आ रहा है तो आपने सरकार को कोई रेवेन्यू तो दिया नहीं, और इनफैक्ट आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले साल। आप अगले साल भी रेवेन्यू या तो बिल्कुल नहीं दोगे या कम दोगे। सरकार कहते भाई एडिशनल रेवेन्यू चाहिए मेरे को, एडिशनल रेवेन्यू दो तो ITR यू एक्सेप्ट करे, नहीं तो भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हें कोई ITR यू सबमिशन नहीं होगा। तो रिटर्न ऑफ लॉस प्रिंसिपल आपको समझ आया। नेक्स्ट, इफ अपडेटेड रिटर्न विल डिक्रीज द टोटल टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड अर्लियर। भाई आपने पहले जब अपनी ओरिजिनल रिटर्न सबमिट करी थी तो उसके अंदर आपने 5 लाख रुपए का टैक्स बताया था। 5 लाख के हिसाब से आपने अपनी रिटर्न भी सबमिशन करी थी, टैक्स भी पे करा था। अब आप अपनी ITR अपडेट कर रहे हो और कहते हो साहब मेरा 4 लाख रुपए की लायबिलिटी बनती है, 1 लाख रुपए मेरे को रिफंड कर दो। तो सरकार ने कहा भाई भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं देना वापस आपको, मेरे को तो चाहिए आपसे SSC से, मेरे को तो और पैसा, एडिशनल पैसा चाहिए। अगर SSC आके कहे कि साहब मेरा पैसा आपके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है सरकार के पास और सरकार मेरे को वापस कर दे, तो भूल जाओ, आपकी ITR अपडेटेड ITR सबमिट नहीं हो सकती। इफ अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट्स इन द रिफंड और इंक्रीजेस द रिफंड फाइल्ड अर्लियर, कि भाई आपका रिफंड का अमाउंट, पहले से आपने रिफंड सबमिट किया हुआ है, आपका रिफंड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, या पहले रिफंड था नहीं अब रिफंड बन रहा है, या किसी भी तरीके से आपकी जो अर्लियर वाली टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी कम हो रही है, तो सरकार ने कहा बिल्कुल भूल जाना, क्योंकि हमें कुछ रेवेन्यू आपसे नहीं मिल रहा, भूल जाओ कि हम आपको ITR यू सबमिट करना अलाउ करेंगे। तो मेरा जो प्रिंसिपल था एडिशनल रेवेन्यू, वो इन तीनों बातों में फिट बैठ गया। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट नंबर D इन्होंने दिया हुआ है जिसमें सेक्शन है 132, सेक्शन है 132A, सेक्शन है 133A। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, फॉर्चुनेटली फॉर यू, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं इसके बारे में डिस्कशन आपके साथ नहीं कर रहा। तो व्हाट यू कैन डू इज एज अ स्टूडेंट इज
आप इस पॉइंट नंबर 4 को कट ऑफ कर सकते हो। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप लोग सब बहुत जल्दी अपना इंटरमीडिएट क्वालिफाई करके फाइनल में जाए। जब आप फाइनल में पहुंचेंगे तो फाइनल में आप ये वाला पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। मूविंग ऑन, द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। सरकार कहती है देखो आपने ITR यू सबमिट करना है, वो तभी सबमिट होगा जब एडिशनल रेवेन्यू पे करोगे। एडिशनल रेवेन्यू जो आप पे कर रहे हो उसका सबूत मेरे को दे देना। दैट मीन्स चालान जो आप सबमिशन के लिए, जो पेमेंट के लिए चालान वगैरह भरते हो, वो चालान मेरे को सबमिट कर देना। या चालान के जो एक्नॉलेजमेंट नंबर्स वगैरह आते हैं, क्रेडेंशियल्स आते हैं, वो क्रेडेंशियल्स अपनी ITR यू पे सबमिट कर देना। हमारे पास सबूत आना चाहिए आपका कि आपने अपना एडिशनल रेवेन्यू पे करा है। अगर आप एडिशनल रेवेन्यू पे करते हैं तो ITR यू सबमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा, और उस एडिशनल रेवेन्यू का आपको प्रूफ सबमिट करना होगा। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। आओ जरा पढ़े। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड अनलेस it is accompanied by a proof of payment of the tax as required under section 140B। तो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा 140B में लिखा हुआ है, अभी करवाऊंगा मैं आपको वो। और वो जो भी टैक्स है वो उसका प्रूफ आपको सबमिट करना होगा, तभी आपका ITR यू सबमिट हो सकता है। ITR का फॉर्म क्या होगा साहब? मैं पिछले 15 मिनट से 16 मिनट से बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ITR यू ITR यू ITR यू। तो वो जो फॉर्म है वो है ITR यू, where U stands for updated। Then applicable कब से है भाई? ये पूरी स्कीम जो लागू हुई है, लागू कब से हुई? ये लागू हुई है असेसमेंट ईयर 2020-2021। असेसमेंट ईयर 2020-2021 से लागू हुई है। अब आप क्या सोचें कि सर ऐसा क्यों? तो यार इसका रीज़न भी एक बड़ा सिंपल सा समझ आता है मेरे को कि 24 मंथ्स की बात हो रही है ना, 24 मंथ्स की बात हो रही है। तो अगर मैं असेसमेंट ईयर 2020-21 की बात करूं और उसके बाद इसके अंदर मैं 24 मंथ्स ऐड कर दूं तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा? मैं पहुंच जाऊंगा 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, और 31 मार्च 2023 तो अभी आना है। तो सरकार ने जब 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया था, 1 फरवरी 2022 को उन्होंने जब ये बजट अनाउंस किया था, तो उस बजट के अंदर इन्होंने कहा कि मार्च 2023 तक हम लोग आपकी पहली अपडेटेड ITR एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मार्च 2023 तक जब आपकी पहली अपडेटेड ITR आएगी तो पुरानी से पुरानी, सबसे पुरानी कौन से अपडेटेड ITR आ सकती है? असेसमेंट 2021 की आ सकती है, क्योंकि 2 साल पुरानी आप दे सकते हैं। तो इसी वजह से ये स्कीम लागू या इम्प्लीमेंट कब से होगी? ये स्कीम लागू होगी, इम्प्लीमेंट होगी फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020-2021। वेरिफिकेशन ऑफ ITR यू, आपको याद है मैंने बार बार आप लोगों को एक बात समझाई है कि वेरिफिकेशन का मतलब होता है सिग्नेचर करना। याद करो जब आप अलग अलग तरह के फॉर्म फिलअप करते हो, खासतौर पर जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करते हो, तो एग्जामिनेशन फॉर्म में ना बिल्कुल लास्ट में एक डिक्लेरेशन होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे I जसप्रीत सिंह जोहर, son of Shri Kuljit Singh Johar, do hereby declare that the information given above is true to best of my knowledge and my belief। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर करते हो, जिस शहर में आप बैठे हुए हो उस शहर का नाम लिखते हो, जिस तारीख को आप वो डिक्लेरेशन दे रहे हो उस तारीख को लिखते हो, और इस तरीके से आपका वो डिक्लेरेशन हो जाता है। ये जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन, इसको वी बोलते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एक अलग से फॉर्म आता है ITR वी, जब हम लोग ITR वी सबमिट करते हैं उसके बाद फिर हमारे पास उसका एक्नॉलेजमेंट भी आता है। तो ITR वी में वी स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि जो ITR यू होगा उस ITR यू के ऊपर साइन कौन करेगा, उसे वेरीफाई कौन करेगा? तो ITR यू वेरीफाई कौन करेगा? क्या हो गया? हाँ जी, ITR यू पे साइन कौन करेगा? इंडिविजुअल और HUF की अगर ITR है, ITR यू है, पार्टनरशिप फर्म की है, LLP की है, AOP BOI की है, किसी लोकल अथॉरिटी की है, जिसके अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर 44AB।
या कंपनी है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऐसे सिचुएशन में ITRU हैज़ टू बी वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली विद अ डिजिटल सिग्नेचर। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, AOP BOI है, लोकल अथॉरिटी है, जिसके अकाउंट्स का ऑडिट होना ज़रूरी है, कंपनी है, या फिर कंपनी के साथ साथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ट्रस्ट है, अकाउंट्स का ऑडिट ज़रूरी हो या ना हो, हर सिचुएशन में डिजिटल सिग्नेचर होंगे। आपको याद है DSC आता है, DSC एक कोड सिस्टम होता है, तो जो डिजिटल सिग्नेचर की जो कोडिंग सिस्टम होता है, डिजिटल कोड सिग्नेचर, तो वो कोडिंग सिस्टम के थ्रू आपको साइन करना होगा, डिजिटली साइन करना होगा। बाकी केसेस में जहाँ पे ऑडिट के केसेस नहीं है, वहाँ पे ITRU में आपको फिजिकली उसे वेरीफाई करना होगा, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करना होगा अंडर डिजिटल सिग्नेचर, और ट्रांसमिटिंग द डाटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द रिटर्न अंडर द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली है। नाउ द इशू राइजेस कि साहब जब हमने अपना ITRU सबमिशन करना है, तो ITRU सबमिशन से पहले हमें अपना टैक्स पे करना होगा। एंड मैं पिछले 15-20 मिनट से बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, एडिशनल रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, एडिशनल रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ये एडिशनल रेवेन्यू कितना, हाउ मच ऑफ द एडिशनल रेवेन्यू, और उसके लिए वी हैव दिस सेक्शन है 140B, द टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। दिस सेक्शन गिव्स अस द 2 केसेस। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर 2 केसेस के बारे में जिक्र हो रहा है। कौन कौन से 2 केसेस है भाई? पहला केस है हमारे पास, पहला केस है जहां पे SSC हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न अर्लियर। एक ऐसा SSC है जिसने पहले कभी रिटर्न सबमिशन करी नहीं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि SSC ने रिटर्न पहले फाइल करी है। जब पहले रिटर्न फाइल करी है, अब उसको रिवाइज करना चाह रहा है। एक तरह से आप ऐसे कह लें कि भाई रिटर्न सबमिशन तो पहले करा ही हुआ है, अब उसे रिवाइज करना चाह रहा है, लेकिन रिवाइज करने की जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर वो बीत चुकी है, तो 31 दिसंबर के बाद वो करना चाह रहा है। कोई बात नहीं, कर सकता है। अब SSC ने अगर कभी रिटर्न सबमिट करी नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर SSC ने अपनी रिटर्न सबमिट ही नहीं करी है, इन केस नो रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड अर्लियर, बी इट ओरिजिनल, बी इट रिवाइज, बी इट बिलेटेड रिटर्न, कोई भी रिटर्न आपने सबमिट नहीं करी है, द SSC शैल बी लायबल टू पे टैक्स ड्यू। तो जितना भी आपका टैक्स बन रहा है वो आपको पे करना होगा, साथ साथ में टुगेदर विद इंटरेस्ट पे करना होगा, आपको लेट फीस पे करनी होगी इन केस ऑफ डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स। बार बार एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल टैक्स, एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल टैक्स। अब क्या बात निकल के आई? बात ये निकल के आई कि साहब अगर आपने आज तक अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करी है, तो फिर आपको क्या करना होगा? ITR अपडेटेड सबमिशन करने से पहले आपको अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करनी होगी। उस लायबिलिटी के साथ में अगर कोई लेट फीस है, कोई इंटरेस्ट है, आपको वो भी पे करना होगा। तो लायबिलिटी प्लस लेट फीस प्लस इंटरेस्ट, और उसके साथ साथ में आपको एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट को और देना होगा। कितना बताऊंगा, वेट करो। इसके साथ साथ में इन्होंने ये कहा कि जो एडिशनल टैक्स की कैलकुलेशन होगी, उस एडिशनल टैक्स की कैलकुलेशन करने के टाइम पे अगर कुछ एडवांस टैक्स पे हुआ है तो उसको हम लोग लेस कर देंगे, कोई TDS या TCS पे हुआ है वो भी लेस कर देंगे, कोई AMT या MAT पे हुआ है, MAT तो कंपनी पे करती है, वो भी लेस कर देंगे। और किसी प्रकार का अगर डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिल रहा है सेक्शन 90, 90A या 91 में, या फिर सेक्शन 89 में एरियर ऑफ सैलरी का अगर आपको कोई रिलीफ मिल रहा है तो वो लेस कर देंगे। और ये सारी चीजें लेस करने के बाद ही आपका एडिशनल टैक्स की कैलकुलेशन होगी। अगर एक SSC ऐसा है जिसने पहले रिटर्न सबमिशन करी हुई है, भाई अगर पहले रिटर्न सबमिशन करी है तो उसका मतलब पहले टैक्स भी दिया होगा, तो ऐसे केस में SSC शैल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन एडिशनल इनकम डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो मान लीजिए आपने पहले दिखाया था कि आपकी इनकम आती है 40 लाख रुपीस की, और अब आप जब ITRU सबमिट कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि भाई मेरी इनकम तो है 55 लाख रुपीस की, तो 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो उस एडिशनल 15 लाख के ऊपर जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है वो पे करो।
वो तो आपका नॉर्मल टैक्स है ना, वो तो पे करना ही करना है। साथ साथ में इंटरेस्ट पे करो, अगर किसी प्रकार की कोई लेट फीस लग रही है तो लेट फीस भी पे करो, और साथ साथ में ध्यान रखिएगा आपको एडिशनल टैक्स भी देना होगा। और जब ये एडिशनल टैक्स की कैलकुलेशन होगी तो एडिशनल टैक्स की कैलकुलेशन करते समय आपका एडवांस टैक्स जो आपने पे किया वो लेस हो जाएगा, जो भी आपने टीडीएस टीसीएस पे किया है वो लेस हो जाएगा, जो भी आपने मैट या एएमटी पे किया है वो लेस हो जाएगा। अगर आपको कोई एरियर ऑफ सैलरी का रिलीफ मिलता है 89 में वो भी लेस हो जाएगा, डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलता है वो भी लेस हो जाएगा। ये सारी चीजें लेस करने के बाद ही आपका एडिशनल टैक्स कैलकुलेट होगा। पिछले आधे घंटे से 25 मिनट से एडिशनल टैक्स, एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल टैक्स, एडिशनल रेवेन्यू बोल रहा हूं। अब वो समय आ गया कि जहां पे सीखें कि एडिशनल रेवेन्यू कितना, सरकार को कितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा। तो एडिशनल टैक्स विच इज पेबल एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न will be calculated in the following manner। तो एडिशनल टैक्स will be calculated in this manner। ये तरीका है। क्या तरीका है? ये कहता है कि साहब अगर आप अपनी एडिशनल जो अपनी आईटीआर अपडेटेड आईटीआर सबमिट कर रहे हो वो आप कर रहे हो आफ्टर time available under 139(4), 139(5). Now what is time available under 139(4), 139(5)? That is the time period of 31st December of the assessment year। तो अगर आप 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर के बाद अपना आईटीआर न्यू सबमिट कर रहे हो, बड़ी ऑब्वियसली बात है, लेकिन आप 12 महीने के अंदर अंदर कर रहे हो। 12 महीने कहाँ से चेक करना है? फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपनी आईटीआर न्यू सबमिट कर रहे हो तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा साहब। ये 25% किसका? जो भी आप अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हो उस टैक्स लायबिलिटी में सरचार्ज ऐड करके, हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करके, इंटरेस्ट ऐड करके और बाकी सारी चीजें जो भी आपकी लायबिलिटीज है वो सारी चीज ऐड करके आपका एक कंसोलिडेटेड अमाउंट निकलेगा कि भाई इतना तो आपकी ओरिजिनल लायबिलिटी थी और उसके ऊपर आपको उस अमाउंट का एक्स्ट्रा 25% और देना होगा। अब आप पूछे सर 25% सरकार एक्स्ट्रा क्यों ले रही है? तो भाई एक तरह से आप मान लीजिए कि सरकार आपके ऊपर मॉनेटरी पनिशमेंट लगा रही है, यू कैन से दैट वे, कि अगर आप अपनी रिटर्न 31 दिसंबर तक सबमिट नहीं कर पाते हैं और उसके बाद सबमिट करना चाहते हैं तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको 25% क्या पनिशमेंट देनी पड़ेगी। आप 25% की पनिशमेंट दीजिए, पेनल्टी पे कीजिए काइंड ऑफ, और अपने आईटीआर न्यू सबमिट कर दीजिए। भाई 25% किसी भी लिहाज से कम अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये अमाउंट डबल हो जाएगा अगर आप 12 महीने के बाद जाएंगे तो। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड between the expiry of 12 months of the assessment year and before the completion of 24 months from the end of the assessment year। तो 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने तक अगर आप अपनी अपडेटेड आईटीआर सबमिट कर रहे हैं तो आपको 50% का एडिशनल टैक्स देना होगा। 50% किसका? जो भी आपकी नॉर्मल लायबिलिटी है उसका 50%। तो टैक्स है, सरचार्ज है, हेल्थ एजुकेशन सेस है, इंटरेस्ट है, इन सब का कंसोलिडेटेड अमाउंट निकालेंगे और उस कंसोलिडेटेड अमाउंट के ऊपर आपको 50% और एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक हो गया? अब इसका इलस्ट्रेशन ध्यान से देखो। ये इलस्ट्रेशन मैंने अपनी तरह से बनाया है। अगर आपको ये इलस्ट्रेशन किसी और की किताब में मिल जाए, किसी और के नोट्स में मिल जाए तो मान के चलना वो यहाँ से कॉपी हुआ है। मिस्टर जे इज़ 44 ईयर्स ऑफ एज। मैं मिस्टर जे, मेरी उम्र 44 ईयर्स की है एंड आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि आई एम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही हैज़ नॉट सबमिटेड हिज ITR फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23। यहाँ पे बेटा एक करेक्शन कर लीजिएगा, मेरी तरफ से यहाँ पे गलती हुई है। गलती ये है कि यहाँ पे जो आपने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिखना है वो कौन सा होगा, कट कर लीजिएगा, कट करके दोबारा लिख देना। यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर आएगा 2022-2023।
2022-2023 is the assessment year. Previous year will be 2021-2022. अब दोबारा पढ़ता हूँ मैं. Mr. J is 44 years of age and is a resident of India. He has not submitted his ITR for the assessment year 22-23. तो 2022-2023 असेसमेंट ईयर के लिए इसने अभी तक अपनी ITR सबमिट नहीं करी है, जिसकी ड्यू डेट होनी चाहिए थी 31 जुलाई 2022. अगर ऑडिट नहीं करवाना है तो, ऑडिट करवाना है तो 31 अक्टूबर 2022. आगे पढ़ते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज नॉट स्टार्टेड एनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम. तो अभी तक डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट नहीं करी है. टैक्स ऑडिट under section 44AB was not required and the due date of filing of ITR was 31st of July 2023. Again यहाँ पे भी डेट में बदलाव आ जाएगा. डेट आ जाएगी जुलाई 2022. तो बस डेट में थोड़ा सा चेंज कर लेना. दिस इज 22 इंस्टेड ऑफ 23. ये डेट में थोड़ा सा छोटा सा चेंज कर लेना. ठीक हो गया, कोई इश्यूज नहीं है. आगे चलता हूँ मैं यहाँ से. He wants to submit ITR U and approaches you on 29th November 2023. तो ये डेट ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना आपने. Advise him as to the total tax, the interest, the late fees, the additional tax which is payable by him from the following data. तो आपके पास डाटा है. डाटा क्या है? डाटा ये है कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए उसकी टैक्सेबल इनकम है 45,15,000 रुपीज़. एडवांस टैक्स उसने पे किया हुआ है अपना 3 लाख रुपीज़ का. और TDS TCS की जो लायबिलिटी बनती है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 वो है इसकी 70,000 रुपीज़ की. ठीक हो गया, कोई इश्यूज़ नहीं है. बट डेट में थोड़ा सा बदलाव कर लेना, बाकी कोई इश्यूज़ नहीं है इसमें. अब आप टोटल इनकम निकालेंगे. 45,15,000 रुपीज़ की टोटल इनकम है. इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेशन करिए. 45,15,000 मैंने टाइप करा कैलकुलेटर पे. मैंने 10 लाख रुपीज़ यहाँ से हम माइनस कर दिया, बच गया 35,15,000. उसका 30% निकाला मैंने, 10,54,500. इसके अंदर ऐड कर दिया 1,12,500, जो 10 लाख का टैक्स बनता है. टोटल अमाउंट है 11,67,000 रुपीज़. यहाँ पे आ गया जी 11,67,000 रुपीज़. अब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 50 लाख रुपए से कम है. लेकिन 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगाने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है 12,13,680, 12,13,680 रुपये. TDS का 70,000, एडवांस टैक्स का 3 लाख रुपीज़ यहाँ से माइनस कर दिया मैंने. तो मेरे पास जो अमाउंट बचा वो बचा 843,680. दिस इज द टैक्स आउटस्टैंडिंग. ये तो टैक्स मैंने सरकार को देना है, साथ साथ में मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. मेरे बेटा ITR ड्यू डेट करनी, ITR सबमिशन की जो ड्यू डेट थी दैट वाज जुलाई 22. ये मेरे पास आ रहा है 29 नवंबर 23 में. मैं ये मान रहा हूँ कि ये 29 नवंबर या 30 नवंबर को मेरी सलाह मानते हुए अपनी रिटर्न सबमिट करेगा. तो अब मैं कितना लेट हुआ जरा वो कैलकुलेट करते हैं. जुलाई 22 में मेरे को अपनी रिटर्न सबमिशन करनी थी, नहीं कर पाया. अगस्त से मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा. अगस्त 22 से लेके जुलाई 23 तक हो गए 12 महीने. जुलाई 23 के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने और आ गए. तो 12 + 4 हो गए 16 महीने. तो 16 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 8,43,600. नाउ व्हाई 600, व्हाई नॉट 680? आपको याद है, मैंने आपको ये बात भी सिखाई हुई है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने से पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट को हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 100 में राउंड ऑफ करते हैं. एनी फ्रैक्शंस ऑफ 100 इज टू बी इग्नोर्ड. तो 680 में 80 इज अ फ्रैक्शन दैट इज टू बी इग्नोर्ड. आप इसे 600 करेंगे. मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा और आपने ऐसा करना भी नहीं है कि हायर मल्टीपल्स ऑफ 100 एंड लोअर मल्टीपल्स ऑफ 100. डोंट से दैट 680 विल बी 700. नो, 680 विल बिकम 600 क्योंकि 80 रुपीज इज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 दैट हैज टू बी इग्नोर्ड. मूविंग ऑन, 16 महीने का इंटरेस्ट 1% का कैलकुलेट होगा. तो ये आता है 134,976. उसके बाद 234B का इंटरेस्ट लगेगा.
234B का इंटरेस्ट सकता है कि अगर आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो 90% से कम अगर आपने पे किया हो, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, यू विल कम टू नो कि 90% से कम पे किया हुआ है, इस वजह से 20 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो कि आता है 168,720 का। 234C के अंदर भी आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगा, और जो 234C में इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो स्लैब वो जो होगा वो 4 इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से होगा। मैंने आपको इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, पहले 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 1 महीना, 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक 234C लगेगा। 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर के बाद, दैट इज 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से 234B लगेगा, और साथ साथ में ITR की ड्यू डेट के बाद 234A लगेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर दिया 54,751, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स प्लस 234A प्लस 234B प्लस 234C तीनों को ऐड करके साथ साथ में, क्योंकि ITR अभी तक सबमिशन नहीं करा है तो ITR का भी तो लेट फीस लगेगा 5,000 रुपये का। इन सब को मिला के हमारे पास टोटल अमाउंट बनता है, जो टोटल ड्यू बनता है सरकार की तरफ, वो है 12,07,128 रुपीज़। फेयर इनफ, कोई इश्यूज नहीं है। अब इसके ऊपर एडिशनल टैक्स देना है। एडिशनल टैक्स कितना? विद इन 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर अगर आप आ रहे हैं तो 25%, एंड बियॉन्ड 12 महीने होगा तो 50%। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ही 25% कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा 3,01,782 रुपये। टोटल आ जाता है 15,08,910 रुपये। इतना पैसा आप निर्मला ताई को दे दो, निर्मला ताई आपकी ITR यू एक्सेप्ट कर लेगी। तो सरकार को सिर्फ इस समय पैसे की भूख है, पैसा दे दो और सरकार से कुछ भी काम करवा लो, आप ऐसे समझ लीजिए इसे। चलिए ठीक है जी, अच्छी बात है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के चैप्टर में एक और अमेंडमेंट है। एक तो ये बड़ा अमेंडमेंट था, ITR यू वाला एक बड़ा अमेंडमेंट था, इसके साथ साथ में एक और बहुत जैसे कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परमानेंट अकाउंट नंबर से रिलेटेड, पैन नंबर से रिलेटेड। आपको याद है हम लोगों ने सेक्शन 139A में पैन नंबर से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखी। रूल नंबर 114 भी है इसमें, जहाँ पे हमें कुछ सिचुएशंस दी होती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है और अगर वो किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन अंडरटेक करता है तो उस ट्रांजैक्शन के लिए उसको पैन के लिए एप्लीकेशन देना ज़रूरी है। एप्लीकेशन कब तक देनी है वो भी उसके अंदर मेंशन किया गया है रूल नंबर 114 के अंदर। नाउ वही वाला जो रूल नंबर 114 है प्लस साथ में सेक्शन 139A है, उसके अंदर 2 पॉइंट्स ऐड किए गए कि अगर आप ये वाली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो पैन नंबर आपके पास ज़रूरी है। अगर पैन नंबर नहीं है तो पहले पैन नंबर के लिए अप्लाई करो, उसके बाद ये वाली ट्रांजैक्शन करो। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है ध्यान से सीखेंगे, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। अ पर्सन हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू सच ट्रांजैक्शन एज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल नंबर 114BA। नया रूल आया 114BA। इस 114BA की जो ट्रांजैक्शंस है, इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए आपको पहले पैन नंबर के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। कितना पहले, ध्यान से देखिएगा, आपको अप्लाई करना होगा at least 7 days before the date on which the person intends to enter into such said transaction। तो ट्रांजैक्शन करने से कम 7 दिन पहले आपको पैन नंबर की एप्लीकेशन देना ज़रूरी है। पैन और आपको ये बात पता भी होनी चाहिए कि अगर आप पैन को अपने आधार नंबर के साथ लिंक कर रहे हो तो मोबाइल के ऊपर आपका एक OTP आता है। वो OTP अगर आप डालते हैं आधार के साथ लिंक करने के बाद तो विद इन 2 वर्किंग डेज आपको पैन नंबर मिल जाता है। विद इन 2 वर्किंग डेज, विद इन 48 आवर्स। तो यहाँ पे 7 दिन की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपको पहले पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कौन सी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं? कैश डिपॉजिट करना हो या कैश विड्रॉ करना हो जहां पे टोटल अमाउंट है 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर इन 1 or more of the account of the person in a bank or a post office।
तो अगर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा जमा करवाना है या विड्रॉ करना है तो पैन नंबर ज़रूरी है। पैन नंबर नहीं है तो पहले पैन अप्लाई करो, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन करो। और इसी प्रकार से ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय अ पर्सन विद अ बैंक और विद अ पोस्ट ऑफिस। तो अगर आप सीसी लिमिट ले रहे हैं, कैश क्रेडिट लिमिट अगर आप ले रहे हैं, या फिर अगर आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो आपके पास पैन नंबर ज़रूरी है। पैन नंबर नहीं है तो पहले पैन के लिए अप्लाई करो, उसके बाद आपका अकाउंट खुलेगा। तो ये कौन से अकाउंट की बात करें? करंट अकाउंट की और सीसी अकाउंट के बारे में बात करें। सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या है, थोड़ा सा बहुत ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए बैंक ने आपको 50 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया, तो वो क्या करेंगे कि आपके अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए जमा कर देंगे। अब उस 50 लाख में से आप जितना पैसा यूज करते रहोगे उस पैसे के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए 50 लाख में से आपने 48 लाख रुपए यूज करे तो इंटरेस्ट 48 पे ही लगेगा, 50 पे नहीं लगेगा। आपने यूज करा 45 लाख तो 45 लाख के ऊपर लगेगा। आपने पूरा 50 लाख यूज करा तो पूरे 50 पे इंटरेस्ट लगेगा। 50 से ज़्यादा आप यूज कर नहीं पाओगे। तो ऐसा अकाउंट जिसके अंदर पैसा सरकार जमा और ये बैंक वाले जमा कर दें और उसके बाद आप वो पैसा यूज जितना करोगे उसके बेसिस के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा। डे टू डे बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएट होगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट, क्योंकि आप उसमें कभी पैसा विड्रॉ करोगे, कभी जमा करवाओगे, कभी विड्रॉ करोगे, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपका डे टू डे बेसिस में फ्लक्चुएट करेगा। ऐसे अकाउंट को हम लोग बोलते हैं सीसी अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट। तो ये जो चेंजेस थे ये ITR-U से रिलेटेड चेंजेस थे।